Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस पे। इससे पहले की वीडियो में हमने नेक्रोसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसे देख सकते हैं इसको देखने से पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। जो मेन टाइप है नेक्रोसिस के 6 टाइप के हैं। पहला है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, देन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो दोस्तों ये 6 टाइप के हैं। अगर ये आपको याद नहीं होते हैं तो इसके लिए एक न्यूमोनिक बहुत इजी सा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो क्या है? लाइफ कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड फॉर फूड। तो आप ऐसे L stands for liquefactive necrosis, this C stands for caseous necrosis, this G stands for gangrenous necrosis and this C stands for coagulative necrosis, right? And F stands for फैट नेक्रोसिस एंड दिस F स्टैंड्स फॉर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो आप अपनी तरह से इसको कर सकते हैं। किसी भी C को आप केसियस या इस C को आप कोएगुलेटिव मान सकते हैं। तो इस तरह से लाइफ कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड फॉर फूड, इससे आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला टाइप कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो दोस्तों जैसे कि नाम से क्लियर है, कोएगुलेटिव मीन्स कोगुलम फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि व्हाट इज कोएगुलम एक्चुअली। अगर आपने कभी अंडे को बॉईल किया है, कच्चा अंडा आपने तोड़ा और उसको जब आप तोड़ते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं। तो आपका एक तो पीला पार्ट होता है बीच में जिसको हम यॉक बोलते हैं, और उसके बाहर एक लिक्विड पार्ट होता है, राइट? तो वो लिक्विड पार्ट में आपके क्या है? प्रोटीन्स हैं। उसमें क्या होते हैं? आपके एल्बुमिन प्रोटीन होती हैं, राइट? तो जब आप उस अंडे को ब्रेक करके उसको किसी पैन पे रखते हैं और उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड पार्ट जिसको हम प्रोटीन बोल रहे हैं वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? बात समझ में आ रही? तो वो सॉलिड पार्ट एक वाइट सा बन जाता है आपका, वो एकदम वाइट हो जाता है। क्लियर? तो वो आपका क्या हो गया? दैट वाइट पार्ट इज नोन एज कोएगुलम। उसको हम क्या बोलते हैं? कोएगुलम। तो वो किसकी वजह से हुआ? इस प्रोटीन के डीनेचुरेशन की वजह से हुआ। क्लियर? वहां पे क्या हो रहा है? प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो रहा है, मीन्स उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय होने को हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो नेक्रोसिस की अपीयरेंस है वो इसी की तरह की होती है। किसकी तरह? इस कोएगुलम की तरह, इसीलिए उसको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन विच द आउटलाइन ऑफ डेड टिश्यू इज प्रिजर्व फॉर फ्यू डेज। प्रिजर्व फॉर फ्यू डेज ऐसा क्यों बोला दोस्तों? इसमें क्या ऐसा माना जाता है कि सपोज ये आपकी कोई टिश्यू है या ये आपकी कोई सेल है, तो जब ये सेल इंजुरी हुई, जब ये सेल आपकी इंजर्ड हुई, क्लियर? सपोज इसका न्यूक्लियस है और ये आपकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइक दैट, दिस वन साइटोप्लाज्म, राइट? तो ये सेल जब आपकी इंजर्ड हुई तो इसमें क्या होता है कि इंजरी होने के बाद जो आपका अंदर का पूरा पार्ट है, साइटोप्लाज्म में जितना आपका सेल ऑर्गेनेल्स हैं, दे ऑल गेट डैमेज्ड एंड लॉस्ट। क्लियर? ये सब कुछ आपका लॉस्ट हो जाता है, बाहर चला जाता है। क्लियर? मीन्स ये सब इसमें क्या होता है? वो कैसे? क्योंकि
जब आपकी सेल डैमेज होती है तो प्रोटीन्स का क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, और ये आपके लाइसोजाइम है। और जो लाइसोजोमल एंजाइम्स होते हैं उनका भी क्या होता है, वो भी आपके डैमेज हो जाते हैं, वो रिलीज होते हैं, ठीक है। वो भी आपके क्या हो जाते हैं, जो लाइसोजोम्स वो भी आपके डैमेज हो गए। क्लियर, राइट। लाइसोजोमल एंजाइम्स भी आपके डीनेचर हो गए। क्लियर, यानी कि वहाँ पे उनकी कमी हो जाएगी, राइट। तो जिससे क्या होता है, फर्दर प्रोटियोलाइसिस की ब्लॉकिंग हो जाती है, ब्लॉकेज ऑफ प्रोटियोलाइसिस किसकी, जो आउटलाइन है। आउटलाइन मीन्स दिस cytoplasmic membrane and other outer coverings of the cell, right, remain preserved. क्लियर, तो ये आउटलाइन आपकी ऐसी रह जाती, अदर जो स्ट्रक्चर है अंदर का, जो जितना भी मेटल है वो सब लॉस्ट हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कोएगुलम फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर लाइसोजोमल एंजाइम्स। अब बात करते हैं इसके कारणों की, कॉजेस की, कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस किस वजह से होती है। दोस्तों, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज इस्कीमिया। इस्कीमिया की वजह से जनरली, और यू कैन से हाइपोक्सिया। क्लियर, इस्कीमिया आपको पता है कि द रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इस्कीमिया। किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर आपका ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड है, मीन्स कम हो रहा है ब्लड सप्लाई, राइट, तो उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया। क्लियर, तो हाइपोक्सिया भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड सप्लाई अगर कम है, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को ब्लड ही आपका ट्रांसपोर्ट करता है और लेके जाता है बॉडी के पार्ट्स में। क्लियर, तो इस्कीमिया की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से भी होता है, और इसके अलावा कुछ अदर जो आपके कोरोसिव केमिकल्स होते हैं, लाइक फिनोल्स। क्लियर, कोरोसिव केमिकल्स की वजह से, क्लियर, इनकी वजह से भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है। इस्कीमिया की वजह से दोस्तों मोस्टली सभी टिश्यूज में, बॉडी के सभी टिश्यूज में कोएगुलेटिव टाइप की नेक्रोसिस होती है। लेकिन अगर हम सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, या हम ब्रेन की अगर बात करें, तो वहाँ पे इस्कीमिया की वजह से लिक्विफेक्टिव टाइप की नेक्रोसिस होती है, कोएगुलेटिव टाइप की नहीं होती। ऐसा क्यों, हम आगे अभी जब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब अगर अपीयरेंस की बात करें, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में टिश्यूज की अपीयरेंस कैसी होती हैं, तो टिश्यूज आपकी अगर मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें तो ड्राई हो जाती है, मैक्रोस्कोपिक में ड्राई अपीयर होती हैं और पेल येलोइस दिखती हैं, पेल येलोइस। क्लियर, और कुछ टाइम बाद आपकी टिश्यूज जो हैं उनकी अपीयरेंस रेड भी हो सकती है, रेडनेस टाइप की भी आपकी अपीयर हो सकती हैं ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, राइट। और अगर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें तो एज यू नो कि जो भी आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका कंप्लीटली लॉस्ट हो जा रहा है, और भी बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक चेंजेज आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली अगर ऑब्जर्व करें टिश्यू को, तो साइटोप्लाज्मिक ईशिनोफिलिया आपको दिखेगा, ईशिनोफिल्स का जो काउंट है वो बढ़ जाता है, राइट। अब अगर बात करें कि कौन कौन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स मोस्टली अफेक्ट होते हैं, तो उनमें मोस्ट कॉमनली आपके जैसे हार्ट है,
हार्ट है, किडनी और आपकी स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड, ये आपके मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? इट इज ए टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन विच द डेड टिश्यू रैपिडली अंडरगोज सॉफ्टनिंग एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड विस्कस मास। नाम से क्लियर है दोस्तों, लिक्विफेक्टिव मीन्स कि जो नेक्रोस्ड या नेक्रोटिक टिश्यू आपकी होगी वो लिक्विफाई हो जाती है। क्लियर? उसकी अपीयरेंस किसकी तरह होगी? एक लिक्विड विस्कस मास की तरह की अपीयरेंस उसकी होती है। क्लियर? जो टिश्यू आपकी डैमेज हो रही है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें? लिक्विड विस्कस मास में, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी टिश्यूज हैं, नेक्रोटिक टिश्यूज हैं, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती हैं। क्लियर? ड्यू टू द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ डेड टिश्यूज इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है? लिक्विड टाइप की हो जाती है, राइट, या एक विस्कस मास इसमें बन जाता है। तो जो कंप्लीट डाइजेशन है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्लियर? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है टिश्यूज का। और इस तरह की जो नेक्रोसिस है वो कुछ फंगल इन्फेक्शंस के केस में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में देखने को मिलते हैं। और इसका एक और कॉज है इस्कीमिया। इस्कीमिया भी इसका कॉज है, राइट। इस्कीमिया की वजह से मोस्टली आपके ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। क्लियर? इस्कीमिया की वजह से आप कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपकी न्यूरल सेल्स हैं वो अफेक्टेड होती हैं। क्लियर? और इसमें जो कॉमनली अफेक्टेड जो ऑर्गन है दैट इज ब्रेन, राइट। अब इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि कैसे ऐसा होता है, राइट। दोस्तों सपोज ये आपकी कोई न्यूरॉन है, राइट, और ये क्या होगी आपकी, ये डैमेज हुई, सपोज इसमें आपकी क्या हुई? इंजरी हुई, ठीक है। अगर इस पर आपकी कोई इंजरी होती है तो जब भी कोई न्यूरॉन में आपकी इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होते हैं। क्लियर? तो आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। उनमें बहुत सारे वेसाइकल्स होते हैं, उन वेसाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आपकी ये न्यूरॉन डैमेज होगी तो बहुत सारे आपके जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होते हैं। क्लियर? तो सो देयर इज इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक इसका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है जैसे ग्लूटामेट है आपका, ग्लूटामेट। क्लियर? तो ग्लूटामेट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा होने से क्या होता है दोस्तों, जो कैल्शियम आयंस का आपका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल पे जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। क्लियर? तो इससे क्या होता है, कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स आपका बढ़ जाता है। तो कैल्शियम आयंस आपके सेल के अंदर एंटर करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, कैल्शियम इन्फ्लक्स आपका इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? ऐसा होने से क्या होता है, कैल्शियम आयंस जब अंदर चले जाते हैं तो ये बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। दे activate number of hydrolytic enzymes like phospholipase और endonuclease। क्लियर? तो इस तरह के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इनके एक्टिवेट होने से क्या होता है, दीज एंजाइम्स गो ऑन टू डैमेज
सेल स्ट्रक्चर, सेल आपकी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्लियर। तो ये आपके क्या करते हैं, उस सेल को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हैं, उस उन न्यूरॉन्स को क्या कर लेंगे, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, वो सेल आपकी लिक्विफाई हो जाती है, एक लिक्विड विस्कस मास आपका बन जाता है। क्लियर। तो ये इसका मैकेनिज्म है दोस्तों, राइट। ऐसा होने से क्या होगा, आपके जो ये आपको पता है कि जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लाइक फॉस्फोलाइपेज, एंडोन्यूक्लिएज, इनके बढ़ने से क्या होता है, सेल आपकी कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है, और जो लीजन है वो एक सॉफ्ट लीजन बन जाता है, जिसमें आपके बहुत सारे पस सेल्स होते हैं, पस होती हैं, फ्लूइड भरा रहता है, राइट। और धीरे धीरे क्या होता है, जो डेड ल्यूकोसाइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक तरह एक क्रीमी येलोइश पस में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। और इस पूरी प्रोसेस को हम एक्साइटोटॉक्सिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके एक्सेसिव रिलीज की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसको हम एक्साइटोटॉक्सिसिटी भी बोलते हैं। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह की जो नेक्रोसिस है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, वो अक्सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही देखने को मिलती है, और कॉमनली इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, दैट इज caseous necrosis. It is a distinct type of necrosis. This shows combined features of both coagulative and liquefactive necrosis. तो दोस्तों ये एक कंबाइंड फीचर है, इसमें दोनों तरह के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, कोगुलेटिव टाइप के भी और लिक्विफेक्टिव टाइप के भी, राइट। और इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है, इसमें ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होती है। क्लियर। और जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो आपकी चीज लाइक दिखती है, राइट, क्लम्पी चीज, पनीर की तरह की दिखती है, राइट, चीजी अपीयरेंस। क्लियर। अगर इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है दोस्तों, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, पैथोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय कमल धारियाल। अगर आप उसे सर्च करेंगे तो इसकी डिटेल आपको पता चल जाएगी, क्योंकि इस तरह की जो नेक्रोसिस है वो ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। क्लियर। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से इस तरह की नेक्रोसिस होती है, और ट्यूबरकुलोसिस में ज़्यादातर इस तरह की नेक्रोसिस देखने को मिलती हैं। और इसमें कॉमनली अफेक्टेड जो ऑर्गन्स हैं वो आपके लंग्स हैं जैसे, या लिम्फ नोड्स हैं। क्लियर। लिम्फ नोड्स और लंग्स आपके इसमें कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं चौथे टाइप की, फैट नेक्रोसिस। इट रिफर्स टू ए फोकल एरियाज ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन विच अफेक्ट एडिपोज टिश्यूज। दोस्तों फैट नेक्रोसिस जैसे नाम से क्लियर है, फैट नेक्रोसिस मीन्स ऐसी जगह पर नेक्रोसिस जहां फैट कंटेंट ज़्यादा हो। तो ऐसी टिश्यूज जहां आपका फैट ज़्यादा हो, उन जगहों पे जो नेक्रोसिस होती है वो फैट टाइप की नेक्रोसिस होती है। क्लियर। और ये जो है ये दो तरह की हो सकती है, दो टाइप की, एंजाइमेटिक और ट्रॉमेटिक हो सकती है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज एंजाइमेटिक टाइप ऑफ फैट नेक्रोसिस, राइट। फैट नेक्रोसिस अपीयर्स एज चॉकी वाइट अपीयरेंस। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो चॉकी वाइट, जिस तरह की आपकी चौक होती है उस तरह की चॉकी वाइट अपीयरेंस इसमें आती है। एंड इट अकर्स इन टिश्यूज विद हाई कंटेंट ऑफ फैट। जैसे कि हमने पहले बताया कि इन जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे आपके ब्रेस्ट हैं या आपकी थाई हैं, थाइस की टिश्यूज। क्लियर। ब्रेस्ट टिश्यूज, थाई टिश्यूज, ऐसी एरिया पे जहाँ आपका एडिपोज टिश्यूज, यानी आप कह सकते हैं कि जहाँ फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है, उन जगहों पे ये होता है। अब कैसे होता है, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं।
फैट नेक्रोसिस का जो मैकेनिज्म है दोस्तों, मोस्टली जो फैट नेक्रोसिस होती है दोस्तों आपकी, वो पैनक्रेटाइटिस के केस में ज़्यादा देखने को मिलती है, जब आपकी जो पेनक्रियाज है वो इन्फ्लाम्ड होती है, राइट। तो जब आपकी पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन होती हैं तो उसमें आपकी क्या होती हैं, जो पेनक्रियाटिक एसिनार सेल्स होती हैं वो इंजर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन सेल्स से, उन एसिनार सेल्स से लाइपेज एंजाइम आपका रिलीज होता है एक्सेसिव। तो वो लाइपेज एंजाइम आपका क्या करता है, वो फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और जो आपकी ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और वो लिबरेट आउट होता है आपका, फ्री फैटी एसिड्स आपके लिबरेट आउट होते हैं। देन फिर जो वो फ्री फैटी एसिड है, वो फ्री फैटी एसिड आपके कैल्शियम से कंबाइंड हो जाता है, राइट। और कैल्शियम से कंबाइंड होके ये एक कैल्शियम सोप की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम फैट सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं, राइट। दिस फॉर्मेशन, दिस फैट सैपोनिकेशन और दिस कैल्शियम सोप appears like chalky white, क्लियर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फैट नेक्रोसिस, क्लियर। तो दोस्तों इस तरह की जो नेक्रोसिस होती हैं वो जो पेनक्रियाज के अराउंड एडिपोज टिश्यू होती हैं उन पे ज़्यादा होती हैं, और इसके अलावा अदर जो एडिपोज टिश्यूज आपकी होती हैं, ऐसी टिश्यूज जहाँ पे आपका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, ऐसी एरिया जैसे थाई है, आपकी ब्रेस्ट है, राइट, उन जगहों पे फैट नेक्रोसिस ज़्यादातर देखने को मिलती है, राइट। सो दिस इज द फैट नेक्रोसिस। नाउ द फिफ्थ टाइप, fibrinoid necrosis. It occurs when antigen antibody complexes are deposited in the walls of blood vessels along with fibrins. दोस्तों अगर इस तरह की नेक्रोसिस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने एक वीडियो बनाया था टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी पे, जो आपको आप सर्च कर सकते हैं उसको यूट्यूब पे, टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन बाय कमल धारियाल करके आप उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो इस तरह की जो नेक्रोसिस है वो कॉमनली ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे देखने को मिलती है, राइट। और जो अफेक्टेड एरिया है वो ब्लड वेसल्स ही आपकी हैं, राइट। कॉमनली सीन इन द इम्यून मीडिएटेड वेस्कुलर इंजरी एज ए रिजल्ट ऑफ टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी, राइट। तो जब बॉडी में आपके एक्सेसिव एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं तो वो कहीं जाके आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे उस एरिया को, उस ब्लड वेसल को क्या करते हैं, इन्फ्लाम करते हैं, वहाँ उसको डैमेज करते हैं। तो इस तरह की जो नेक्रोसिस होती हैं उसको हम फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बोलते हैं, और एक फिब्रिनॉइड फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। अगर आपको डिटेल देखनी तो अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को सर्च करके उस पर देख सकते हैं, राइट। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, दैट इज गैंग्रीनस नेक्रोसिस. It is defined as massive necrosis with superadded putrefaction. दोस्तों इसमें क्या होता है, पुट्रीफेक्शन इसमें होता है, राइट। पुट्री मीन्स नेक्रोसिस के साथ साथ पुट्रीफेक्शन। पुट्रीफेक्शन का मतलब है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, एंड द प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल विथ गैस प्रोडक्शन, राइट। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है जहां कुछ फाउल स्मेलिंग भी होती है और उसके साथ साथ गैस फॉर्मेशन भी होता है, राइट। इसको बोलते हैं गैंग्रीन, क्लियर। और गैंग्रीन आपका दोस्तों यूजुअली टू टाइप्स का होता है, एक ड्राई गैंग्रीन, दूसरा वेट गैंग्रीन। दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई गैंग्रीन की। दोस्तों ड्राई गैंग्रीन ये आर्टेरियल ब्लॉकेज की वजह से होती है। जब भी किसी एरिया में आपका जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से होता है। ऐसा आपका हो सकता है डायबिटीज़ की कंडीशन में भी ऐसा होता है, डायबिटीज़ की कंडीशन में होता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में भी ऐसा होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में भी ऐसा होता है,
कि आपका जो आर्टरियल ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका ड्राई गैंग्रीन हो सकता है, राइट। और यूजुअली इस तरह की जो गैंग्रीन है, इस तरह की जो नेक्रोसिस है वो लिम्स में देखने को मिलती है, जैसे मोस्ट कॉमनली इन लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में भी जो आपके डिस्टल पार्ट्स होते हैं, डिस्टल पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्ब लाइक लेग, फूट एंड टोज, इन एरियाज में ज़्यादातर आपकी ये जो ड्राई गैंग्रीन है वो देखने को मिलती है, राइट। एंड द अफेक्टेड पार्ट अपीयर्स ड्राई, श्रंकन एंड डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, राइट। आपकी जो टिश्यू है वो ड्राई अपीयर होती है और श्रिंक हो जाती है टिश्यू, और डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की अपीयर होती है। ब्लैक कलर इसलिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, इसकी वजह से ब्लैक कलर में आपकी कन्वर्ट हो जाती है टिश्यू, राइट। और दोस्तों एक फीचर और है इस ड्राई गैंग्रीन के केस में कि इसमें एक क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन आपकी अपीयर होती है, लाइन ऑफ डिमार्केशन बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या है कि सपोज ये एरिया आपकी गैंग्रीन वाली एरिया है, इस एरिया में आपका क्या हुआ है, गैंग्रीन हुआ है, और इधर से इस पार्ट में कुछ भी नहीं है, इतने पार्ट में कुछ भी नहीं है, राइट। ये आपका नॉन अफेक्टेड एरिया है। तो इस अफेक्टेड एरिया और इस नॉन अफेक्टेड एरिया के बीच में ये जो लाइनिंग है ये क्लियरली विजिबल होती है, क्लियरली सीन होती है, बहुत क्लियरली दिखती है, राइट। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। ऐसा ड्राई गैंग्रीन के ही केस में होता है, वेट गैंग्रीन के केस में ये लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं विजिबल होती है। क्लियर। और एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो ड्राई गैंग्रीन है वो आपकी पैथोलॉजिकल रेयरली होती, नहीं होती पैथोलॉजिकल, वैसे देखा जाए तो ये ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल ही होती है। क्लियर। और आर्टेरियल ब्लॉकेज होने की वजह से होती है। और जो आपकी वेट गैंग्रीन होती है, वेट गैंग्रीन आपकी पैथोलॉजिकल होती है, राइट। उसमें आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से वेट गैंग्रीन होता है, अभी आगे देखेंगे। सेकेंड वन इज वेट नेक्रोसिस, वेट गैंग्रीन, clear. It is usually occurs in moist tissues or organs, जैसे आपके इंटेस्टाइन्स हैं, लंग्स हैं या माउथ, ऐसी एरिया जो आपकी मॉइस्ट रहती है, तो उन एरिया पे यूजुअली आपका वेट टाइप की गैंग्रीन होती है, राइट। एंड इट अकर्स ड्यू टू वीनस ब्लॉकेज। जैसे हमने पढ़ा कि जो आपकी ड्राई गैंग्रीन है वो आर्टेरियल ब्लॉकेज होने की वजह से होती है, लेकिन जो वेट गैंग्रीन है वो वीनस ब्लॉकेज की वजह से होती है, यानी कि जो वीनस ब्लड फ्लो है उस पर ब्लॉकेज होने की वजह से होती है, राइट। और जो अफेक्टेड पार्ट हैं इसके केस में, वेट गैंग्रीन के केस में, अफेक्टेड पार्ट्स अपीयर सॉफ्ट, स्वेलन एंड पुट्रिड। सॉफ्ट हो जाती हैं टिश्यूज और स्वेलिंग हो जाती हैं, फूल जाती हैं टिश्यूज, क्योंकि उसमें फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, राइट। और पुट्रिड स्मेल आती है, राइट, बहुत गंदी स्मेल उससे आती है, और उसके साथ साथ जो कलर है वो आपका ब्लैक हो जाता है, राइट। और दोस्तों जो वेट गैंग्रीन है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर होती है, और इसमें जो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया आपके हैं जो इस तरह की गैंग्रीन कॉज करते हैं वो क्लोस्ट्रीडिया जेनेरा के जो बैक्टीरिया हैं वो कॉज करते हैं। मोस्ट कॉमनली क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो बैक्टीरिया है वो कॉज करता है आपका वेट गैंग्रीन, राइट। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के केस में अक्सर आपका वीनस ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गैंग्रीन की फॉर्मेशन होती है। और दोस्तों अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज है किसी इंडिविजुअल को, तो उस डायबिटिक इंडिविजुअल में जो फूट गैंग्रीन होती है वो वेट टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि जो डैमेज टिश्यू हैं,
जो नेक्रोज टिश्यू हैं उन पे शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। इंक्रीज ग्लूकोज कंटेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो आपके पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उस एरिया पे इनवाइट होते हैं, वो उस एरिया पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उस एरिया पे उनकी ग्रोथ होती है। क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज या शुगर इस तरह के जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो वहाँ उसको उस एरिया पे ग्लूकोज कंटेंट या शुगर कंटेंट ज़्यादा मिलता है, तो बैक्टीरिया उधर क्या हो जाते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं और वो उस एरिया को और ज़्यादा इन्फ्लाम करने की कोशिश करते हैं। तो फूट जो गैंग्रीन होती है डायबिटिक पेशेंट में, वो वेट टाइप की होती है, वेट गैंग्रीन फॉर्मेशन होती है। क्लियर। और दोस्तों वेट और जो आपकी ड्राई गैंग्रीन है, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे आपको पता है कि जो ड्राई गैंग्रीन है वो लिम्स में होती है, राइट, और जो वेट गैंग्रीन है वो आपकी इंटेस्टिन्स या लंग्स, जो आपकी मॉइस्ट टिश्यूज हैं, उनमें देखने को मिलती है। एक और ये डिफरेंस कि जो आपकी ड्राई गैंग्रीन है वो पैथोलॉजिकल नहीं होती, जबकि आपकी जो वेट गैंग्रीन है वो आपकी पैथोलॉजिकल हो सकती है, राइट। और एक और डिफरेंस इनमें है कि जो आपका रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी इस्कीमिया आपकी हो रही है, रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ड्राई गैंग्रीन के केस में स्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जबकि वेट गैंग्रीन के केस में बहुत सडनली आपका ब्लॉकेज आ सकता है, वीनस ब्लॉकेज आपका आ सकता है, राइट। तो इतने सारे और भी बहुत सारे डिफरेंसेज हैं ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में, राइट। आप खुद उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।